एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ हिस्ट्री। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा गुप्ता डायनेस्टी, गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, और गुप्त राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गुप्त राजवंश की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। जो वहाँ की भाषाएं थी वो संस्कृत और प्राकृत भाषा थी। उनका जो धार्मिक समूह था वो हिंदू धर्म और जैन धर्म था। और जो ये राज्य स्थापित हुआ था ये 240 ईस्वी के आसपास हुआ और अंत जो है 550 ईस्वी में हो गया था। तो गुप्त राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे गुप्त राजवंश की उत्पत्ति हुई। इससे पहले हम कुषाण राजवंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे, और ये जो है गुप्त जो थे वैश्य थे और कुषाणों के सामंत रहे होंगे, ऐसा कहा जाता है। तो गुप्त साम्राज्य का जो उदय है वो 3वीं शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में हमें जानकारी स्रोतों के अनुसार पता चलता है कि इसके जो गुप्त साम्राज्य के जो संस्थापक थे वे श्रीगुप्त थे, जिन्हें आदिराज कहकर बुलाया जाता है। एक अभिलेख है प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र अभिलेख। इसमें जो है श्रीगुप्त को आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था, ऐसा भी हमें पता चलता है। और श्रीगुप्त के समय में महाराजा की जो उपाधि है वो सामंतों को प्रदान की जाती है। और ये जो है श्रीगुप्त जो है किसी के अधीन शासक थे। तो ऐसा कहा जाता है किसी के अधीन शासक थे, क्योंकि इससे पहले हम कुषाण वंश पढ़ रहे थे। तो कुषाण वंश जो कुषाणों के जो सामंत थे वो गुप्त थे। अब गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के कौन कौन से स्रोत हैं ये हम देख लेते हैं। तो गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के जो स्रोत है वो 3 प्रकार के स्रोत होते हैं: साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानेंगे जो गुप्त साम्राज्य के इतिहास की जानकारी हमें देते हैं। तो गुप्त पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, सिक्के और स्मारक जो है गुप्त राजवंश का इतिहास हमें बताते हैं। तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त की विजयों की बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से मिलती है। सेकंड हमारा स्कंदगुप्त का अभिलेख है जो है भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी में स्तंभ लेख है जिससे हमें हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है कि इनके टाइम पर हूण आक्रमण हुए थे। और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख हमें इस बात की भी जानकारी देता है कि उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर बनवाई गई थी। गुप्तकालीन राजा के हमें सोने, चांदी और तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। इस काल में अलग अलग नामों से सिक्कों को पुकारा जाता था, जैसे कि जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के थे, सोने के सिक्के को दिनार, चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था, और तांबे के जो सिक्के थे उन्हें मासक कहा जाता था। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के जो सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त हुए हैं, जिनका स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर वो वर्तमान राजस्थान का प्रांत है बयाना। यहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में स्वर्ण सिक्कों का ढेर मिला है। मंदिरों की अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन जो प्रमुख मंदिर है वो है भूमरा का शिव मंदिर, जो कि सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। भीतर गांव का मंदिर जो ईंटों का बना हुआ मंदिर है वो है कानपुर उत्तर प्रदेश में। नचना कुठार का मंदिर जो पार्वती मंदिर है वो पन्या मध्य प्रदेश में पड़ता है। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो झांसी उत्तर प्रदेश में है, ये गुप्तकालीन मंदिर है जो विशेष उल्लेखनीय है। इन सबके अतिरिक्त गुप्त काल के विभिन्न स्मारक भी हमें प्राप्त हुए हैं। तत्कालीन समय के प्रमुख स्मारक, मंदिर, मूर्तियाँ, चैत्यगृह आदि हैं जो गुप्तकालीन कला और स्थापत्य कला की हमें जानकारी देते हैं। अजंता और बाघ की गुफाओं के कुछ चित्र जो है गुप्त काल के माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये जो है मेहरौली में स्थित है, दिल्ली के अंदर मेहरौली में कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ। ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें कि विक्रमादित्य कहा जाता था, उन्होंने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस पर संस्कृत में लेख लिखा हुआ है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा, ये इसकी क्वालिटी है। अब हम जानते हैं साहित्यिक स्रोतों के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज जो गुप्तकालीन साहित्य जो है, जो गुप्त काल के इतिहास की हमें जानकारी देता है। तो गुप्त शासक जो थे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में हमें एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, इससे हमें इन दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसके जो लेखक है, रचयिता हैं, जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम नाटक को लिखा था वो थे विशाख दत्त। इसके अतिरिक्त गुप्त काल की जानकारी देने वाले जो प्रमुख साहित्यिक स्रोत हैं वो हैं ऋतु संहार, कुमार संभव,
मेघदूत, माल विकिग्नामित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये जो सभी रचनाएं हैं ये कालिदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। एक और हमारा ग्रंथ है शूद्रक के द्वारा मर्चकटिकम और वत्सायन द्वारा कामसूत्र, ये भी प्रमुख हमारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें गुप्तकालीन साहित्य की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा का ये थे हमारे साहित्यिक स्रोत और हमारे विदेशी। अब आते हैं हमारे विदेशी यात्रियों के विवरण। इस काल के प्रमुख विदेशी यात्री फायान और ह्वेनसांग कहे जाते हैं, जिन दोनों के विवरणों से हमें गुप्त काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फायान जो थे चीनी यात्री थे जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और इसने जो है मध्य प्रदेश का वर्णन किया था। सेकंड है हमारे ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री थे। इसने कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, बालादित्य जिन्हें कहा जाता है, इन सभी गुप्त शासकों का उल्लेख किया है और इनके विवरण से हमें ये पता चलता है कि कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे उन्होंने नालंदा विहार की स्थापना की थी। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सीयू की, उसमें इन्होंने इन सभी बातों का विवरण दिया है। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने गुप्त राजवंश की उत्पत्ति कैसे हुई और गुप्त राजवंश के इतिहास को जानने के कौन कौन से स्रोत है ये हमने देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए गुड डे।